अस्सलामुअलैकुम। हमने एमसीक्यूज़ कर रहे थे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। तो हमने 10 एमसीक्यूज़ कर लिए थे। आज हमारा जो एमसीक्यूज़ नंबर 11 से हम 20 तक करेंगे। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 11 देखेंगे क्या है हमारे पास। 11 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलत कौन सी है इसमें से। पहली क्या हमारे पास कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द थियोरेटिकल यील्ड। यह आपको पता होगा कि हम जब यील्ड मालूम करते हैं तो ऊपर एक्चुअल आती है, प्रैक्टिकल यील्ड आती है, नीचे जो है जब परसेंटेज यील्ड मालूम करते हैं तो ऊपर एक्चुअल यील्ड आती है, नीचे थियोरेटिकल यील्ड आती है। मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देते हैं तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाती है। याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि एक्चुअल जो यील्ड होती है वो हमेशा थियोरेटिकल यील्ड से ज़्यादा होती है। एक्चुअल यील्ड हमेशा थियोरेटिकल यील्ड से ज़्यादा होती है। तो पहला वाला गलत नहीं है, पहला वाला सही है हमारे पास ऑप्शन। तो हम पहला वाला नहीं लगा सकते, गलत पूछ रहे हैं हमसे। कह रहे द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज़ नॉट डेफिनेट। कह रहे कि फार्मूला जो है कंपाउंड का जो फार्मूला होता है वो डेफिनेट नहीं होता। ये गलत है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड जो है इसका फिक्स फार्मूला होता है, क्योंकि कंपाउंड फिक्स रेशियो से मिलता है बाय मास। तो इसका फिक्स फार्मूला होता है। फिक्स फार्मूले का मतलब है कि डेफिनेट इसका फार्मूला होता है, जबकि कह रहे डेफिनेट नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि ये गलत है लेकिन ऑप्शन राइट ये वाला है। तेरी कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ अप्लाइड इन स्टोइकियोमेट्री, बिल्कुल सही है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो तीन थे ये स्टोइकियोमेट्री से थे और तीनों सही थे। जो सेकंड था ये गलत था, है ना, और ये हमारा राइट आंसर था। इसके बाद है हमारे पास 12। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ नॉट इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। कहता है कि एम्पिरिकल फार्मूले में कौन सा इसमें शामिल नहीं है। हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए परसेंटेज मालूम करते हैं, एलिमेंट की बिल्कुल मालूम करते हैं। हम हर एलिमेंट का ग्राम एटम्स मालूम करते हैं, बिल्कुल, यानी कि मोल मालूम करते हैं। हम आइसोटोप्स मालूम करते हैं, नहीं। हम एटॉमिक रेशियो मालूम करते हैं, बिल्कुल मालूम करते हैं। तो इसमें से भी कौन सा पूछ रहा था कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, कि हम जो है जब भी हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं तो उसके लिए हमें आइसोटोप से कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है। उसके आइसोटोप 1 है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, इससे हमारा कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। तो हम जब एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें हर एलिमेंट के आइसोटोप से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। 13 देखें क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि इंटर डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो। कह रहा है एटॉमिक रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स द मोल रेशियो आर डिवाइडेड बाय। आपको पता है एटॉमिक रेशियो कैसे मालूम करते हैं कि जो आपके पास मोल्स आते हैं ना उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं लिस्ट मोल से, सबको लिस्ट मोल से, है ना। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को एटॉमिक मास से नहीं करते हम। गिवन मास ऑफ अ कंपाउंड इससे भी नहीं करते, क्योंकि गिवन मास ऑफ अ कंपाउंड जो वो मोलिकुलर मास होता है। मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड नहीं करते हम लोग। तो हम किससे करते हैं, हम लिस्ट वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट से करते हैं, यानी कि लिस्ट नंबर ऑफ मोल से करते हैं। हमने हर एलिमेंट के, हमने जैसे मिसाल के तौर पर हर एलिमेंट का मोल रेशियो मालूम कर लिया, एटॉमिक मोल रेशियो मालूम कर लिया हर एटॉमिक का। एक का आ गया 1.1, एक का आ गया 1.2, एक का आ गया 2.2, यानी कि हाइड्रोजन का आ गया, ऑक्सीजन का आ गया, कार्बन का आ गया। आपने मालूम करना है एटॉमिक रेशियो। तो आप क्या करेंगे 1.1 को डिवाइड कर देंगे, सबसे कम कौन सा है इसमें से, ये वाला है 1.1 से। फिर 1.2 को भी किससे कर देंगे, 1.1 से, और 2.2 को भी किससे कर देंगे, 1.1 से कर देंगे। मतलब जो मोल रेशियो है इसको हम लिस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा है, वहाँ पर ए इसका ऑप्शन राइट है।
सी क्या कह रहा है आपको, क्या कह रहा है 14 में, क्या कह रहा है ऑन डिवाइडिंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स बाय द एटॉमिक मासेस वी गेट। कहता है जब हम परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मासेस से तो हमें क्या मिलता है, हमें मोल रेशियो मिलती है। क्या मिलता है हमें, हमें मोल रेशियो मिलती है। याद रखिएगा, जब भी आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करते हैं एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से, किससे, एटॉमिक मास से, तो आपको मिलता है मोल रेशियो। क्या मिलता है, मोल रेशियो। और जब आप मोल रेशियो को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलेस्ट रेशियो से या लीस्ट रेशियो से तो आपको मिलता है एटॉमिक रेशियो। याद रखिएगा आप, सही है। परसेंटेज को डिवाइड करते हैं हम एटॉमिक मास से तो आपको मोल रेशियो मिलता है। मोल रेशियो को आप डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट रेशियो यानी कि लीस्ट रेशियो से तो आपको मोल रेशियो मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, इसका राइट आंसर आपके पास सी है। क्या कह रहा है कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला C3H4O and its molecular mass is 110.02। इट मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, आपको पता है कि हमें जब एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना हो या फिर हमें मोलिकुलर फार्मूला मालूम करना हो तो मोलिकुलर फार्मूले का मास का मोलिकुलर फार्मूले का फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाई एन, है ना। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है, जी हाँ एम्पिरिकल फार्मूला ये दिया हुआ हमें एन चाहिए, हमें चाहिए एन। एन कैसे मालूम करते हैं, एन मालूम करने का फार्मूला है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलिकुलर फार्मूला मास को, इनके मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दें हम किससे, एम्पिरिकल मास से। मोलिकुलर मास आपको उसने दे दिया, कितना दे दिया आपको उसने 110.02। एम्पिरिकल फार्मूला आप इससे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। अब देख लें आप, कार्बन 3H4O। अच्छा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो H4 लिखा है ना उन्होंने, ये H3 है, याद रखिएगा। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर 3 आएगा। अब देखें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 12 मास आ जाएगा। 3 हाइड्रोजन है, 1 मास आ जाएगा और 1 ऑक्सीजन है ना। 12 को 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 3 1 जा 3 आ जाएगा और 16 1 जा 16 आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लें आप, 36 में 3 प्लस करें और 16, 36 और 16 या 55 आ गया। जब तीनों को प्लस करेंगे 55 आ गया। तो अब क्या करेंगे, आपके पास एम्पेरिकल मास कितना आया 55। मोलिकुलर मास कितना है आपके पास 110.02। दोनों को डिवाइड कर दें, 110.02 डिवाइड बाय 55। 55 1 जा 55, 55 2 जा 110, 0.00। और आपको पता है कि हम जो मोल रेशो निकालते हैं उसमें हमारे पास 0.0 जो आ रहा है, ये जो हमें लास्ट में आ रहा है इसको हम निकलेट कर देंगे, 2 आंसर आ गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला कितना है आपके पास C6H6O, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें इसको, तो 2 3 जा 6, H भी 6 और O2 आ जाएगा। तो C6H6H2 कौन सा आ गया, ये ऑप्शन बी आ गया। इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, बी इसका राइट आंसर है। क्या किया मैंने, मुझे मोलिकुलर मास दिया हुआ था, मैंने इससे एम्पिरिकल फार्मूले से एम्पिरिकल मास निकाला, फिर मोलिकुलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है 16 में, कह रहा है 2.38 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम कंटेन यू एटम्स। देखें गिवन मास कितना है 2.38, गिवन मास कितना है 2.38 और यूरेनियम का मास कितना है 238, है ना। इसको हम डिवाइड कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम ज़रा देखें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2.38 आपको दिया हुआ है, पॉइंट ख़त्म करेंगे 1 आ जाएगा। कितने दिन दीजिए पॉइंट के पास 2 हैं तो 2 आ जाएगा,
तो ये आ गया आपके पास 238 डिवाइड बाई 100। सही है, ये आपके पास गिवन मास आ गया। यूरेनियम का मास कितना है उसे डिवाइड कर दें 238, है ना। अब क्या करें, अब आप क्या करेंगे, 238 डिवाइड बाई 100, नीचे कुछ नहीं, 1 ऊपर चला जाएगा और क्या नीचे आ जाएगा 238 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1/100। क्या आ गया 1/100। और 1/100 जो है इसको आप क्या कर दें, इसको आप नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल 0.02 10 की पावर 23, 6.02 10 की पावर 23। अब कैसे करेंगे देखें ज़रा, आपके पास कितने यहाँ पर 2 0 हैं, तो इसको ऊपर ले जाएं आप, 10 की पावर 2 में लिख सकते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई बाय 6.03 10 की पावर 23, है ना। इसको ऊपर ले जाएं, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, 10 की पावर 6.02 या 2 कर दें 10 की पावर 23। ये पावर माइनस में, ये प्लस में, तो 2 कम कर दें। तो जब 2 कम करेंगे आप तो 6.02 10 की पावर 2 कम किया आपने 21 आ गया। सही है ना। तो क्या किया मैंने सिंपल इसको सॉल्व कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपके पास बी है। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन cm³ ऑफ 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम गैस एट इतना STP। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि STP के अंदर STP पर जो वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 22.144 dm³ के। सही ना। और जब हम इसको, तो STP पर जो मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.414 dm³ होता है, लेकिन ये कह रहा है cm³ में बताओ। तो याद रखिएगा cm³ में तो इसका मोलर मास होता है वो 22.414 cm³ होता है। सही ना। अब करना क्या है, इसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। किससे, 2 से डिवाइड कर देना। अब कैसे कर देना बताता हूँ मैं आपको। 22414 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 1 है तो 1 इसको दे देंगे 0 और 2 7 कितना आ गया आंसर 11207। कौन सा है, 1000 नहीं हो रहा, ये भी नहीं है, ये भी मैच नहीं हो रहा। कौन सा हो रहा है 1120 हो रहा है। तो आपके पास राइट आंसर कौन सा आ गया, बी आ गया, क्योंकि ये 11000 है, ये भी 11000 है, ये 1000 है। तब आंसर हमारा आ रहा है 1120 और 7 भी आ रहे हैं, लेकिन राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, तो वहाँ पर आंसर ये आ गया। अब मुझे पता है आपका सवाल होगा कि आपने 2 से क्यों डिवाइड किया, है ना। तो याद रखिए नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आप देखें ना, तो ये नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 6.02 10 की पावर 23 का हाफ है। क्या ये इसका हाफ है, तो इसे मैंने वॉल्यूम को भी हाफ कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम कम कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल कम कर दिया, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो अगर STP के अंदर 22, तो अगर STP के अंदर 22414 cm³ वॉल्यूम था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे 6.02 10 की पावर 23 था। तो हमने जब वॉल्यूम हाफ कर दिया 11207 cm³ कर दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 3.01 10 की पावर 23 हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया, इसलिए क्यों किया, इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो भी हाफ थे। 13 क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन 4.5 ग्राम्स ऑफ वाटर इज। कह रहे 4.5 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास
नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे ये कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए आपको क्या दिया हुआ है, इसने गिवन मास दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे हम। तो गिवन मास हमारे पास 4.5 है, डिवाइड में किससे कर देंगे हम, 18 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जो भी आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6.02 10⁻23 से। क्या करना है इसमें हमने करना ये है कि हमें जो गिवन मास दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे 18 से। 18 से क्यों करेंगे, क्योंकि 18 इसका मोलर मास है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जो आएंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.505 10⁻23। सही है, 10⁻23 आएगा। आपको ये पता है कि H2 के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एक H2 के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर कोवलेंट बॉन्ड 3 होते तो 3 से कर देते, 4 होते तो 4 से कर देते, 5 होते तो 5 से कर देते। तो जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डी आएगा। क्या आंसर आएगा आपके पास, डी आंसर आएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको कि हमने किया क्या है। हमने किया ये है कि हमारे पास गिवन मास था और मोलर मास हम निकाल सकते थे। हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए, जो नंबर ऑफ मोल्स आए उनको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल से। जो यहाँ पर आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वाटर के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपसे नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड पूछ रहे हों, तो एक तो आपको पता हो कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। जब आपको ये पता होगा तो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से, इनके एन से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आए उसको जितने भी नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इनके एक मोल्स के अंदर। तो इसका आंसर डी है। फिर पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज़ द मास ऑफ वाटर, वाटर का मास क्या होगा। फॉर्म व्हेन 4 ग्राम ऑफ H2 एंड 64 ग्राम्स ऑफ O2 कंबाइन टुगेदर। कह रहे H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन हो गए। देखें, कह रहा है H2 प्लस O2 कंबाइन हो गए, H2O बना दिया। इक्वेशन बैलेंस करें तो 2 हो गया, यानी कि इसके 2 ग्राम, इसका 32 ग्राम, तो इसका 18 ग्राम। सही ना, दे रहे हैं हमें। तो अब हम देखें, इसका 4 ग्राम, इसका डबल 64 ग्राम। तो इसका डबल करेंगे कितना आएगा आपके पास, इसका डबल करेंगे 36 आएगा आपके पास। क्या आएगा, 36 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। आंसर क्या है इसका, सी। आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन ना भी लिखें तो आप जनरल कर सकते हैं। तो देखें, जनरल भी कर सकता हूँ, इक्वेशन ना भी लिखें। देखें, हाइड्रोजन का डबल और ऑक्सीजन का भी डबल, तो वाटर का भी डबल हो जाएगा। क्या कहा मैंने कहा कि हाइड्रोजन का डबल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है 2 और ऑक्सीजन का मास है 32 मॉलिक्यूल का। तो 2 का डबल 4 हो गया, 2 का डबल 4 कर दिया उन्होंने हाइड्रोजन का, और 32 का डबल 64 कर दिया ऑक्सीजन का। तो ज़ाहिर बात है, तो फिर क्या करेंगे ये लोग, इन्होंने फिर पानी का भी डबल हो जाएगा। तो पानी का 18 होता है, डबल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मतलब अगर 4 ग्राम है, मतलब अगर डबल करते हैं डबल हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे ट्रिपल हो जाएगा। तो हमने ये न्यूमेरिकल भी MCQ कैसे सॉल्व किया, ट्रिक से सॉल्व किया है। मैं आपको खाली निशान नहीं लगवा रहा, मैं आपको करेक्ट निशान लगा रहा हूँ। इसका आंसर आ गया सी। लास्ट MCQ से आज का 20 कह रहा है 0.5 मोल्स ऑफ CH4 एंड 0.5 मोल ऑफ SO2 गैसेस हैव इक्वल। कह रहा है इनमें इक्वल क्या होगा, कह रहा है क्या इनमें वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, आप कहेंगे सर हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना वॉल्यूम होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि इसका आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास अलग है, इसका मॉलिक्यूलर मास अलग है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। अच्छा, मास सेम हो सकता है? नहीं, क्योंकि बताया मैंने अभी आपको दोनों का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। इसका 16 आता है ग्राम में और इसका 64 ग्राम में आता है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं हो सकते, एटम्स क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर CH4 एटम थोड़ी है, CH4 तो मॉलिक्यूल है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम उस वक्त कहते जब ये एटम होते, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल है, तो हम इसमें एटम की बातें नहीं कर सकते। तो बचा कौन आपके पास? आपके पास बचा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज़ाहिर बात है 0.5, क्योंकि ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, और दोनों मॉलिक्यूल का 0.5 है। मतलब कि अगर 1 मोल CH4 कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस पर? 0.0 10⁻23 होंगे, है ना। और 1 मोल ऑफ H2SO4 कितने होंगे? वो भी कितने होंगे? 6.02 होंगे। 6.02 x में 23 होंगे। क्या एटम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें एक एटम और 4 हाइड्रोजन कितने हो गए? 5, है ना। इसमें भी 5 ही हैं, इसमें 5 ही हैं। तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम बराबर हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। हाँ, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के बराबर हैं, तो इनका क्या बराबर होगा? इनका मोल्स बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर कोई 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये था आज के हमारे 20 MCQs हो गए। अगर कोई MCQs आपको अभी भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आया, तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो मिले। और अगर मेरी वॉइस की मसला है, मेरे वॉइस का मसला है, तो वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। आप मेरी वॉइस पर नहीं, कॉन्सेप्ट पर और MCQs पर फोकस करें, तो आपके लिए आसानी बहुत होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।